हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि आपके क्लास में एसएससी जीडी के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वो 10 नवंबर से दोपहर के 12:30 से 2:30 के बीच में चलने वाला है। और उस क्लास के लिए ही कुछ वीडियोस जो होंगे, जो मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आज आपको मिल रहा है हिंदी का वीडियो। ये डे 1 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वाक्यों का शुद्धिकरण। वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न जो हैं, ये हर एग्जाम में हमने देखा, हर एक शिफ्ट में हमने देखा 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो वाक्य के शुद्धिकरण से आ रहे हैं। या तो वाक्य का शुद्धिकरण करना हो या फिर शब्द का शुद्ध करना हो, उससे 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपके इस बार यदि पैटर्न चेंज भी हुआ है, फिर भी आपके 2 क्वेश्चन तो जरूर इससे आएंगे। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का ये पूरा टॉपिक आपका होने वाला है। तो इसको हम लोग एक वीडियो में आज कवर करेंगे। वाक्य का शुद्धिकरण, किस किस चीज को चेंज करके वाक्यों को शुद्ध किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस संस्थान में पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें कि आपके यूट्यूब चैनल पर भी इन सारी वीडियोस को दिया जाएगा। और साथ साथ क्लास का भी टाइमिंग हमने बता ही दिया, दोपहर 12:30 से 2:30 के बीच में चलेगा। फी काफी मिनिमम रखा गया है, उसके लिए मैंने एक और वीडियोस बना रखी है, जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे। चलते आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा है किससे संबंधित, तो ये होगा वाक्यों के शुद्धिकरण से। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तनी का शुद्धिकरण क्या होता है, वर्तनी में क्या क्या अशुद्धियां होती है। वर्तनी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हो, उस वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इनको हम लोग एक बार में देखेंगे। देखिए, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों में लिपि चिन्ह साथ साथ स जितना है, यानी कि तलाव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, इनसे संबंधित गलत होता है। अ और न में काफी आप मिस्टेक करते हैं। साथ साथ रेफ कहां देना है और हाइफन कहां लगाना है, इसमें आप काफी ज्यादा गलत करते हैं। साथ साथ कहां ब लिखना है, कहां व लिखना है, ये कई लोगों की भाषा पर डिपेंड करता है। कई लोग ब बोलते हैं किसी चीज को, कई लोग किसी में व बोलते हैं, तो उससे दिक्कत होता है। साथ साथ कहां पे हलंत देना है, कहां पे विसर्ग देना है, इससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यही गलतियां कई जगह आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए इन सभी गलतियों पर आपको खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, विभक्ति चिन्ह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है सर्वनाम के साथ लगने वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो सर्वनामों के साथ जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होने पर उसको अशुद्धि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ शुद्ध शब्द लिए हैं और कुछ अशुद्ध शब्द लिए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे कुछ शुद्ध शब्द होंगे, और उसके बगल में जो दिख रहे हैं वो अशुद्ध होंगे। कैसे कैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूं। इधर वाले जो लिखे हुए हैं ये सभी हमारे अशुद्ध शब्द हैं, और इनको यहाँ पे शुद्ध करके लिखा गया। यहाँ थोड़ा सा गलत हमसे टाइप हो गया था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, क्या लिखा है, मैंने। मैं और ने में एक हमने गैप छोड़ दिया है। तो ये जैसे ही मैं और ने के बीच में गैप आएगा, इसका मतलब होगा कि मैंने जो लिखा हुआ है ये गलत है। ये शुद्ध होगा कैसे, तो मैंने को एक में सटा के लिखिएगा, तभी जाके ये शुद्ध होगा। अगला आता है तुम, और इसके बीच में खाली स्थान और फिर लिखा हुआ है ने। इसको यदि हम सटा के लिखेंगे एक साथ, तुमने, तब जाके ये सही होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तुम जो है ये सर्वनाम है, और ने जो है ये विभक्ति चिन्ह है। तो इन दोनों को सर्वनाम के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह आती है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, हम लोग सटा के एक साथ लिखेंगे, तब जाके वो शब्द या वाक्य जो भी होगा वो शुद्ध होगा। जैसे हम, इसके बाद एक गैप है, फिर लिखा हुआ है ने, तो हम और गैप के बाद ने दिखाएगा, हमने एक साथ लिखेंगे। आपने, गैप नहीं रहेगा, आपने हम एक साथ लिखेंगे, तब जाके ये शुद्ध होगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। सर्वनामों को छोड़ दिया जाए, यदि सर्वनाम को हम छोड़ दें, यहां तो सर्वनाम के बारे में बात था ना, तो अन्य स्थानों पर जहां भी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होगा वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग लिखा जाएगा। कैसे सर, जैसे यहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है लड़के ने कहा, ये क्या है, अशुद्ध है। तो यहां पे होगा लड़के ने कहा, ये अलग हो गया। वहां पे हमने एक साथ किया था। जैसे ही हमने यहां पे आपको दिखाया था कि आप लिखिए आपने, तो आप और ने एक अलग अलग था तो आपने गलती कर दिया था, लेकिन उसी आपने को यदि एक साथ हमने लिख दिया तो उसको आपने सही माना था। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि लड़के ने कहा, इस लड़के ने को हम जब शुद्ध करने के लिए चले, सबसे पहले हमने क्या किया, लड़के के साथ जो ने था उसको अलग कर दिया, हमने ने को अलग कर दिया और कहा को अलग कर दिया। उसी तरह से पत्नी को कहा, तो पत्नी अलग, को अलग और कहा अलग।
तो जैसे ही हम सर्वनाम के साथ रहते हैं तो सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जो होता है वो जुड़ के रहता है, लेकिन बाकी किसी शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ के नहीं रहता है। उसके साथ यदि जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझ लिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक प्रत्यय लेते हैं। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के साथ पीछे जुड़ता है। प्रत्यय किससे जुड़ता है? पीछे जुड़ता है। और उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? प्रत्यय कहां जुड़ेगा, उपसर्ग कहां जुड़ेगा? प्रत्यय प्र से स्टार्ट हो रहा है, प से पीछे होता है, तो प्रत्यय पीछे। उपसर्ग उ से स्टार्ट हो रहा है, आगे, ये अ आने से उ आता है, तो आगे और उपसर्ग और पीछे प्रत्यय। तो प्र से प्रत्यय और प्र से ये पीछे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो प्रत्यय यदि कर कोई प्रत्यय है, किसी शब्द में कर लगाना है, तो क्रिया से मिलाकर हमेशा लिखा जाना चाहिए। क्रिया क्या है? जो भी काम हम लोग करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है नहा कर, तो नहा और कर के बीच में देखिए यहां पे गैप दिख रहा है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि नहाना क्या है? एक क्रिया है, एक कार्य आप कर रहे हैं। तो नहाकर जब एक साथ लिखेंगे, ये कर जो है एक प्रत्यय है और नहा एक क्रिया है, इन दोनों को एक साथ जब आप मिला के लिखेंगे तब जाकर कहेंगे कि नहाकर जो शब्द हुआ ये एक शुद्ध शब्द हुआ। उसी तरह से खाकर, खाकर ऐसे नहीं लिखेंगे, खाकर एक साथ लिखेंगे तब जाके ये शुद्ध होगा। दौड़कर अलग अलग नहीं, दौड़कर एक साथ। पढ़कर, पढ़कर को एक साथ लिखेंगे तब जाके ये शुद्ध होगा। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, यानी कि किसी भी क्रिया में जब हम कोई कर नाम का प्रत्यय लगा, मतलब कर प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या करना होगा? उसको एक साथ लिखना होगा, तब जाके वो चीज क्लियर होगा, तब जाके वो चीज सही होगा। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। बढ़ते हैं आगे। आपने समास पढ़ रखा होगा, उसमें एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दो शब्दों को एक साथ हम लोग मिला के लिखते हैं। जैसे लोटा बाल्टी, दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों शब्दों के बीच में एक हाइफन होना चाहिए। हाइफन मतलब एक योजक चिन्ह होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह। इस तरह का डैश होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे दाल भात, तो दाल भात एक साथ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दाल अलग, भात अलग और बीच में डैश जब होगा तब जाके द्वंद्व समास जो होते हैं वो सही होते हैं। तो कई जगह आपको गलती मिल जाए। जैसे सीताराम, सीताराम एक साथ लिखे तो गलती हो गया। सीता और राम अलग अलग जब लिखेंगे और बीच में हाइफन रहेगा तब जाके सीताराम जो लिखा हुआ ये सही है। चूड़ा दही एक साथ लिख दिए तो गलत। चूड़ा और दही अलग अलग जब लिखेंगे और बीच में हाइफन देना एकदम जरूरी है, तब जाके ये चूड़ा दही सही हुआ। कब? जब ये द्वंद्व समास में लिखा हुआ है तब। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। यदि किसी सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह एक साथ हो, क्या है? किसी सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह एक साथ यदि आ रहे हो तो क्या होगा? एक साथ हो तो उनमें से पहला सर्वनाम के साथ मिला हुआ होना चाहिए तथा दूसरा अलग होना चाहिए। जैसा हमने पहले रूल में बताया था। पहले हमने बताया कि यदि सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो क्या करना है? अलग करना है। तो यहां पे कह रहा है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दो शब्द जब आ जाए, दो विभक्ति चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनमें से पहला सर्वनाम के साथ मिला हुआ रहेगा और दूसरा अलग हटा हुआ। जैसे उनमें से, आपके लिए, तो आप अलग शब्द, के अलग शब्द और लिए अलग शब्द। तब क्या होगा? जो पहला है, जैसे आप हो गया पहला, ये हो गया आपका सर्वनाम, के हो गया एक विभक्ति चिन्ह और लिए हो गया अगला विभक्ति चिन्ह। तो आप एक शब्द है, इसके साथ के जो होगा वो जुड़ जाएगा, मतलब पहला वाला जुड़ जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वो अलग हो जाएगा, तब जाके ये शुद्ध हो जाएगा। जैसे उन अलग, में अलग, से अलग। उनमें से ऐसे, तो उनमें से को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। उनमें से जब हमको लिखना होगा तो उनमें एक साथ और से अलग, उनमें एक साथ और से अलग। इस तरह से हमारे साथ, तो हमारे साथ जब लिखेंगे तो हमारे एक साथ और साथ अलग। ठीक है, हम आरे साथ, तो हम के साथ हमारे आ गया और ये साथ अलग हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन शब्दों को हम सर्वनाम के साथ जब दो दो विभक्ति चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सारूप्यवाचकों के लिए योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये सारूप्यवाचक क्या होते हैं इनको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिएगा, आ जाओ भाई। जैसे
आपने गाना सुन रखा होगा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, वही शब्द। यदि लिखा हुआ है कहीं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो तुम सा यदि एक साथ लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। तुम सा और बीच में हाइफन का रहना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम सा सही होगा। समझ रहे हैं? तो भोजपुरी जो कलाकार होते हैं और गाना लिखते हैं तो सब एक में लिख देता है। भोजपुरी गाना जब आप सुनेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे हाइफन है, कहाँ पे डैश लिया होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कुछ नहीं, एकदम लाइन से लिखता है, सब पूरा सरपट दौड़ा देता है। अब भोजपुरी में भोजपुरी शब्द से ज्यादा इंग्लिश शब्द होता है, रिंगटोन, मोबाइल फोन, हई हो सब डाल देता है। यहां तो सुनिएगा, तुम सा यदि लिखना हुआ तो तुम अलग, सा अलग और बीच में हाइफन होना जरूरी है। उसी तरह से आप सा, आप अलग होगा, सा अलग होगा और बीच में हाइफन होगा। ठीक है। अगला है चांद सा। कैसे कहते हो? तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, तो लिख दो कि चांद सा है, तो गलती हो जाएगा। एक साथ यदि चांद सा आप लिख दे तो ये गलत। चांद अलग, हाइफन, तब जाके सा, अब ये जाके सही हुआ। चांद सा, तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, चांद के जैसा है, चांदे नहीं है, चांद के जैसा है। मनुष्य जैसा, तो मनुष्य हाइफन जैसा, अब जाके ये जो शब्द हुआ ये शुद्ध हुआ। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की ओर। अगले रूल की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। उसके पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे ताकि आपके और भी दोस्तों को फायदा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। कई वो कहता है जानते होगा कि हम शेयर ऐसे नहीं करते हैं ना कि दूसरा का देख लेगा ना तो निकाल लेगा, हमारा नहीं निकलेगा। अरे कहता 24,000 सीट है, ओकरो निकाले दे, अपना हो निकाल। जलन मत रखो अपने अंदर, जलो मगर दीप की तरह। क्लियर? वैकेंसी बहुत है, अपने दोस्तों को मदद करें, बेरोजगारी में सब जी रहा है। कल जाके वो कुछ ठीक करेगा, आप कुछ ठीक करोगे, तो हो सकता है दोनों मिलकर गांव का अपने विकास करोगे। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है, तो सबको साथ लेके चलो। यदि हमको लगता है कि हमारा तो आते अबे करता है, हम पढ़ा क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपके भला के लिए पढ़ा रहे हैं भाई, वो भी फ्री दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर मतलब क्या बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग एक वचन भूतकालिक क्रिया के अंत में यदि या है या एक वचन स्त्रीलिंग में ये है, इसको शुद्ध माना जाता है। जैसे देखिए, यदि हम लिखते हैं गया, इसका शुद्ध रूप जो है वो गई भी हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में ई भी लगा सकते हैं, या योग में दीर्घ विकार करके इसको भी लगा सकते हैं। ये दोनों चीजें जो होंगी वो शुद्ध मानी जाएंगी। कब? जब एक वचन भूतकाल का हो। भूतकाल समझते हैं? जो बीत गया, जो बीत गया, उस शब्दों को बताना यदि हो और एक वचन हो तो उसके अंत में या, यदि अंत में क्या आया हो, या आया हो, तो इस या को या तो ये लिख दीजिए या फिर ई लिख दीजिए, दोनों चीजें सही होंगी। जैसे खाया, गया, नहाया, आया, सब में या आया है ना लास्ट में, तो इन सब में हम ई भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं, ई भी और ई भी, ये दोनों लगा सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद होगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे। अगला रूल हमारा कहता है कि यदि पुल्लिंग एक वचन भूतकालिक क्रिया के अंत में आ है, उसमें या था और इसमें क्या रहना चाहिए, यदि आ शब्द आया है, जैसे हुआ, हुआ में क्या आया, आ आया है ना यहाँ पे, यदि ऐसा है तो भी इसके अंत में क्या लगा सकते हैं, हम ये लगा सकते हैं या दीर्घ ई लगा सकते हैं। दोनों चीजों को कर देने से ये जो होगा शब्द शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? अगला रूल हमारा कहता है कि ये और ए, यदि ये चीजें शब्द के अंत में आ रही हैं तो उसमें ए जो होगा, जिसके लास्ट में ए लिखा होगा, उसको ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। ज्यादा क्या, वही शुद्ध होगा, ये वाला शुद्ध नहीं होगा, ए वाला शुद्ध होगा। जैसे आप कहते हैं खाना बनाइए, तो बनाइए में य नहीं लिखना है लास्ट में, ए लिखना है लास्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ शब्द आपको उदाहरण में शब्द दिए, जैसे सुनिए, तो सुनिए में यदि य लास्ट में है, य पे एकार ए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सुनिए ऐसे लिखेंगे तो सही होगा। सब कहते हैं कहिए, तो कहिए में ये लास्ट में नहीं लगाएंगे, कहिए ऐसे लिखेंगे। आइए, तो आइए को हम ऐसे लिखेंगे। लीजिए, तो लीजिए को ऐसे लिखेंगे, लास्ट में ए लिखेंगे, लास्ट में य पे एकार नहीं लिखेंगे। यदि ऐसा आप लिखते हैं तो ये कतई सही नहीं है। ये कतई जहर वाला सेशन आपका चल रहा है, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जरूर।
चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे जी, वो कर लो। चलो देखते हैं आगे। भारत सरकार की वर्तनी समिति के अनुसार ये अशुद्ध और ए शब्द शुद्ध प्रयोग माना गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सही स्पेलिंग वाला जो चार्ट बनाया है उसमें ऐसा लिखा गया है कि यदि किसी शब्द के लास्ट में ये आ रहा है य पे एकार, तो उसको गलत माना जाएगा, और सही किसको माना जाएगा? ए लिखते हैं लास्ट में, आ वाला ए लिखते हैं, उसको सही माना जाएगा। वही हमने बताया था आपको। अब आते हैं हम लोग वाक्य को शुद्ध करते हैं। जैसे कुछ वर्णों का प्रयोग, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक जिसमें है उसको कैसे कैसे हम शुद्ध करेंगे, देखते रहिएगा ध्यान से एक एक वाक्य को। जैसे पहला है विधि द्वारा प्रवर्तनीय, ये इधर आ गया, प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो सही है, विधि द्वारा, लेकिन प्रवृत्तनीय यहां पर लिखा हुआ है, यहीं पे र दे दिया गया, ये गलत है, प्रवर्तनीय होगा। क्या होगा? प्रवर्तनीय होगा। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं, ये जाके शुद्ध हुआ। अगला हमारा वाक्य कहता है कि ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। ऐसा नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। सानंदित ना होके क्या होगा? सानंद पहुंच गया, यानी आनंद के साथ पहुंच गया। ठीक है, ईश्वर ने कृपा किया जिस वजह में आनंद के साथ पहुंच गया। आनंद कोई लड़का नहीं, सानंद मतलब खुशी से आनंद के साथ पहुंचा। अगला वाक्य हमारा, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। तो यहां पे गलती लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है माननीय, माननीय, तो ये गलत हो गया। यहां पे लिखना चाहिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तब जाके ये सही होगा। अगला हमारा लाइन होगा, कुमलांगिनी सीता जी राम के साथ वन गई। कौन गया वन? सीता जी गई। अच्छा, कोमलांगिनी मतलब जिसका अंग अंग कोमल हो, मतलब बहुत सुकुमार, उसको बोलते हैं कोमलांगिनी। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें सारी चीजें बताएंगे हम। तो कोमलांगिनी सीता जी राम के साथ वन गई। देखिए कोमलांगिनी नहीं होगा यहाँ पे, इसके यहाँ पे कोमलांगी होगा। ठीक है, क्या होगा? कोमलांगी, नी नहीं रहेगा लास्ट में, तब जाके ये वाक्य शुद्ध होगा। उसने बुद्धिमानता का काम किया। तो बुद्धिमानता नहीं लिख करके बुद्धिमानी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बुद्धिमानता न लिख के बुद्धिमानी लिखना होगा, तब जाके सेंटेंस शुद्ध होगा कि उसने बुद्धिमानी का काम किया। बुद्धिमानता नहीं, उसने किसका काम किया? बुद्धिमानी का काम किया। बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ लिंग से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उनको देखेंगे। हमने बहुत बड़ा पीडीएफ लिया है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड जरूर कर लेंगे ताकि घर में प्रैक्टिस कर सके। लिंग से संबंधित जो अशुद्धियां उनको देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस में ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है, जिस वजह से हम काफी ज्यादा गलतियां कर देते हैं। तो इनमें से कुछ खास गलतियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आप देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। तो परीक्षा जो है वो पुल्लिंग नहीं है, क्या है? स्त्रीलिंग है। परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला वाक्य है, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, तो यहां पे होगा उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। निकल पड़ा मतलब एक वो निकला, अरे निकला वो तो पूरा धारा सा निकला होगा जी। वो आंसुओं से तकिए भिंगोते रहे, तक एक वो बूंद निकला, पूरा हरा के निकला होगा, पूरा भींग गया। समझ रहे हो? तो उसके आंख से आंसू निकल पड़े। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहां होगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा जो होती है वहां पे उसके लिए लगेगी 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला वाक्य हमारे सामने है, राम ने पुस्तक खरीदा। तो यहां पे हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी। कहां से लाइन आ जाता है इतना सारा हो। बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। उसे देखकर मेरे
होश उड़ गए, उसे देखकर मेरी होश उड़ गए, ये गलत होगा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अगला है लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। क्या हो रहा है? लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। तो यहां पे हो जाएगा लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। पढ़ रही है नहीं, पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको लिंग वाला भी समझ में आया होगा। और इसके आगे का जो वीडियो है वचन संबंधी और बाकी चीज़ें जो हैं ये मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमने 8 रूल्स आपको बताएं, वो 8 रूल के एक साथ आप कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और इसका PDF यदि लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का ऐसा नाम होगा @स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल, OFFICIAL। इस तरह का चैनल जो मिलेगा उसमें आप जुड़ जाइए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।